दोस्तों आज बात करते हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चा में रही फिल्म सिटीजन विजिलेंटी की। फिल्म खुलती है एक बेहद नॉर्मल रोज़मर्रा के पल से। एक माँ अपने छोटे बेटे की उंगली पकड़े एक ग्रोसरी स्टोर में घूम रही है। शेल्फ पर रखी चॉकलेट की तरफ इशारा करता है, जिद करता है। माँ मना करती है। काउंटर पर पेमेंट होती है। माँ बच्चे का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा खींचते हुए स्टोर से बाहर निकालती है और दोनों सड़क पर चलना शुरू करते हैं। और फिर कैमरा एक अजनबी आदमी पर फोकस होता है जो सामने से आ रहा है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शोर नहीं, बस अचानक बिना किसी चेतावनी के एक चाकू चमकता है और अगले ही पल माँ जमीन पर होती है। हमलावर उतनी ही तेजी गायब हो जाता है जितनी तेजी से आया था। बच्चा वहीं खड़ा रह जाता है, सामने ही। यह सब अपनी आंखों से देखता हुआ कुछ बोल नहीं पाता, हिल नहीं पाता। अगला सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज़ स्टूडियो में। वर्ल्ड न्यूज़ नाम का एक चैनल एंकर बताती है कि पूरे शहर में दहशत फैल गई है। पेरेंट्स बच्चों को पार्क भेजने से डर रहे हैं। औरतें रात होते ही घरों में कैद हो जा रही हैं। स्ट्रीट पर कैमरे लोगों से रिएक्शन लेते हैं। डर, गुस्सा, बेबसी। एक शहर जो अचानक असुरक्षित महसूस करने लगा है। लेकिन तभी न्यूज़ में एक नया रिपोर्ट आता है कि इस डर के माहौल के बीच एक रहस्यमयी शख्स सामने आया है। कापपोश, पहचान छुपाए हुए, जो खुद अपराधियों को ढूंढकर सजा दे रहा है। लोग उसे नाम देते हैं सिटीजन विजिलेंटे। स्ट्रीट इंटरव्यूज में आम लोग खुलकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक औरत सीधे कैमरे में देखकर कहती है कि वह असली हीरो है। यहाँ तक कि विदेश से भी लोग कमेंट करते नजर आते हैं कि उनके शहर को भी ऐसे ही किसी की ज़रूरत है। इसी बीच एक पिक्सलेटेड चेहरा छुपाए वीडियो सामने आता है। एक आवाज़ा धीमे ठंडे लहजे में बोलती है कि सिस्टम किसी की परवाह नहीं करता, कि जो लोग नियम तोड़ते हैं उन्हें कोई रोकता नहीं। और अब वक्त आ गया है कि कोई खुद संतुलन बनाए। ये उसका मैनिफेस्टो है, वो वजह जो आगे चलकर उसकी हर हरकत को जस्टिफाई करती रहेगी। फिर हमें उसकी पहली सीधी एक्शन झलक मिलती है। तीन आदमी एक दुकानदार से ज़बरदस्ती पैसे वसूलने एक अंधेरी बिल्डिंग में घुसते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, अंधेरे से गोलियां चलती हैं। यही वह शख्स है। और अब साफ हो गया है कि वह सिर्फ बातें नहीं करता, काम भी करता है। न्यूज़ में अगला अपडेट आता है इंटरपोल रीजनल चीफ हेनरी का बयान। उसकी टीम इस मामले को एक बड़े इंटरनेशनल एंगल से जोड़कर देख रही है। शायद कोई संगठित नेटवर्क, शायद कोई बड़ी साजिश। एक छोटे से शहर की घटना अब एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। अब कहानी हमें दिखाती है इस विजिलेंटी का असली चेहरा सैंडर्स। बाहर से देखने पर वो एक बेहद प्रोफेशनल अमीर अमेरिकन बिजनेसमैन है जो एक बड़ी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी चलाता है, जो उसे विरासत में मिली है। लेकिन उसका असली फ्री टाइम कहीं और खर्च होता है। अगले सीन में एक बस के अंदर तीन टीनेज लड़के बिना किराया दिए बस में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर गुस्से में बस रोक देता है, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे बस आगे नहीं बढ़ेगी। पीछे बैठा सैंडर्स चुपचाप उठता है, तीनों का किराया खुद चुका देता है और फिर उनके बगल में बैठ जाता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक बेहद शांत, लगभग टीचर जैसी आवाज़ में वो समझाता है कि जब लोग बस का टिकट नहीं देते, दुकान से चोरी करते हैं, छोटे छोटे नियम तोड़ते हैं, तो उसका बोझ आखिर में पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। जब एक लड़का घबराकर अपनी जेब की तरफ हाथ ले जाता है, सैंडर्स बिना किसी हड़बड़ी के अपनी गन उसके पेट पर टिका देता है और बेहद सपाट आवाज में कहता है, आज उसकी जिंदगी का सबसे लकी दिन है। फिर वह उठकर बस से उतर जाता है। इसके बाद वह पहुंचता है हॉस्पिटल जहां एल्सा भर्ती है, जिसके साथ बर्बर हिंसा हुई है। वह उसके बेड के पास बैठता है। कोई फॉर्मल सांत्वना नहीं देता, सीधे पूछता है वह क्या चाहती है। एल्सा कहती है वह चाहती है कि जिन्होंने उसके साथ यह किया उन्हें उम्र भर सजा मिले। सैंडर्स उसे उस लंबी कानूनी प्रक्रिया की तस्वीर दिखाता है। बार बार अदालत में वही कहानी दोहराना, लोगों का शक करना और आखिर में शायद अपराधी का बरी हो जाना। वह पूछता है क्या यही वह इंसाफ है जो वह असल में चाहती है। एल्सा कहती है नहीं, लेकिन वह बस इंसाफ चाहती है। एक और छोटे फ्लैशबैक में हमें उसका एक और अलग तरीके का इंसाफ दिखता है। एक बार में वह देखता है कि दो आदमी दो लड़कियों के ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी को कुछ बताए वह चुपके से गिलास बदल देता है।
नशीला ड्रिंक। अब उन्हीं दो आदमियों के पास जाता है। वो लड़कियों को इशारे से सब समझा देता है और खुद खामोशी से निकल जाता है। यहाँ से फिल्म का दूसरा रंग खुलना शुरू होता है। मिलिट्री व्हीकल्स धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ रहे होते हैं, जबकि सैंडर्स खुद एक मेटल बंकर के अंदर तैयारी में लगा है, दीवारों में जगह जगह राइफल निकालने के लिए बने होल्स के साथ। एक तरफ शिकार करीब आ रहा है, दूसरी तरफ शिकारी पूरी तैयारी में बैठा है। इसी बीच उसका ऑफिस साइड भी सामने आता है। मैनेजर ओवन उसे बताता है कि करीब 10% टेनेंट्स रेंट पर डिफॉल्ट कर रहे हैं। सैंडर्स का पहला रिएक्शन होता है, फौरन सबको बाहर निकाल दो। ओवन समझाता है कि कानूनन पहले हफ्तों का नोटिस देना पड़ता है, फिर कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। पूरा प्रोसेस महीनों खींच सकता है। सैंडर्स को ये बात बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि उसके हिसाब से इसका मतलब है लोग महीनों फ्री में उसकी प्रॉपर्टी में बैठे रहेंगे। वो अपने पूरे पोर्टफोलियो का हिसाब गिनाता है, हजारों यूनिट्स, करोड़ों की सालाना कमाई, और उसमें से जो हिस्सा चोरी हो रहा है उसका ठीक ठीक आंकड़ा। इसी बातचीत में उसका निजी दर्द भी हल्का सा झलकता है। माँ की जल्दी मौत, पिता से दूरी, और जब वह ड्यूटी पर था तब पिता की कैंसर से मौत की खबर। ऑफिस से निकलते निकलते वह एक और टॉक्सिक टिप्पणी करता है, कहता है, दफ्तर में पुराने बासी माहौल की बदबू आ रही है, उन्हें फ्रेश ब्लड चाहिए। इशारा साफ है, वह पुराने उम्रदराज स्टाफ को हटाना चाहता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे उसे पुराने लगते हैं। फिल्म हमें दिखाती है कि यह आदमी सिर्फ एक हीरो नहीं, इसके अंदर एक बहुत सख्त, बेरहम, अपनी शर्तों पर चलने वाली सोच भी है। सैंडर्स की एक और आदत भी इसी दौरान सामने आती है। वह अपनी हर प्रॉपर्टी को लेकर इतना जुनूनी है कि किसी भी बातचीत के बीच में भी अगर उसे दीवार पर सीलन या मेंटेनेंस की कोई कमी दिख जाए तो वह तुरंत बात रोककर उसी पर टोकने लगता है, चाहे मौका कोई भी हो। अब कहानी वापस उस बंकर सीन पर लौटती है जहां मिलिट्री टीम सैंडर्स को पकड़ने पहुंची थी। बंकर पूरी तरह ट्रैप निकलता है। जैसे ही टीम अंदर घुसती है, पूरा ढांचा ब्लास्ट हो जाता है। लगभग सारे सैनिक मारे जाते हैं सिवाय चीफ हेनरी के, जिसका चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है। इसके बाद सैंडर्स एक और घर पहुंचता है, एक लड़की और उसके पिता के दरवाजे पर। पिता उसे अंदर आने से रोकता है, लेकिन लड़की खुद आगे आकर कहती है कि उसे कोर्ट से कभी इंसाफ नहीं मिला। यही सुनना काफी होता है सैंडर्स के लिए। अब उसे न्याय भी वही दिलाएगा। फिर एक सीन आता है एल्सा के। हॉस्पिटल बेड पर पहले हेनरी मिलने पहुंचा था, उसे भी हौसला दिया था कि इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जब बाद में हेनरी दोबारा उससे बात करता है तो एक कंफ्यूजन सामने आता है। एल्सा को लगता है कि सामने खड़ा शख्स वही है जिसने उससे बदला लेने का वादा किया था। जब हेनरी असली हुलिये के बारे में पूछता है तो एल्सा जानबूझकर गलत हुलिया बता देती है। ये इशारा है कि आम लोग अब इस विजिलेंटी को बचाने में भी जुट गए हैं। एक पार्क सीन में सैंडर्स उन्हीं तीन लड़कों से दोबारा टकराता है जिन्हें उसने बस में समझाया था। इस बार वे एक छोटे बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। सैंडर्स उन्हें टेजर से शॉक देता है, बच्चे को घर जाकर शिकायत दर्ज कराने को कहता है और तीनों को आखिरी चेतावनी देता है। जब वे नहीं मानते तो वो उनके हाथ कुचल देता है ताकि सबक हमेशा याद रहे। अब कहानी अपने सबसे डार्क मोड़ पर पहुंचती है। सैंडर्स एक ऑफिसर की वर्दी में जज राइनहोल्ड को नशीली दवा देकर अगवा कर लेता है। यही वह जज है जिसने उन लड़कों को बरी कर दिया था जिन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया था। वह उसे एक सुनसान जगह ले जाता है। उसका पुराना कोर्ट हाउस इंटरव्यू दिखाता है जिसमें जज ने उन लड़कों को खुद पीड़ित बताया था और बार बार उससे यही कहता रहता है कि उसकी वजह से रेपिस्ट और मर्डरर आज़ाद घूम रहे हैं। आखिर में वह जज की कलाइयाँ काटकर पास में शराब की बोतल रखकर पूरे मामले को नशे में की गई सुसाइड जैसा दिखा देता है। इसके बाद वो पहुंचता है यूसुफ के घर। उन्हीं आरोपियों में से एक पूरी फैमिली को बंधक बना लिया जाता है। बातचीत में सामने आता है कि यूसुफ का पिता इब्राहिम और उसकी बहन खुलेआम पीड़िता को दोष देते हैं, कहते हैं कि उसके कपड़े ही वजह थे। सैंडर्स इस पूरी सोच को चुनौती देता है, यूसुफ को मजबूर करता है कि वह बाकी दोस्तों को भी बुलाए। एक एक करके सब वहां पहुंचते हैं और सैंडर्स सबको मार देता है, आखिर में यूसुफ और उसकी पूरी फैमिली को भी। न्यूज़ में अगली बड़ी हेडलाइन आती है, कई जजेस हाल ही में संदिग्ध हालात में मरे पाए गए हैं, जिन्हें पहले सुसाइड माना गया था लेकिन अब मर्डर के तौर पर देखा जा रहा है। स्टूडियो में बहस छिड़ जाती है, असली खतरा कौन है, वे अपराधी जो क्राइम कर रहे थे या वह शख्स जो उन्हें खत्म कर रहा है।
इसी बीच हेनरी की तफ्तीश उसे एक बार तक ले जाती है, जिसका मालिक खुद सैंडर्स निकलता है। एक इत्तेफाकिया मुलाकात जो हेनरी को अपने शिकार के एक कदम और करीब ले आती है। लेकिन शहर के लोग अब इतने उसके साथ खड़े हो चुके हैं कि हर सुराग धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, मानो पूरा शहर मिलकर उसे बचा रहा हो। फिल्म के आखिरी हिस्से में सैंडर्स हॉस्पिटल से हेनरी को फ़ोन करता है और सिस्टम के लिए एक सीधा मैसेज छोड़ता है कि लोग अब चुपचाप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और या तो सिस्टम खुद हालात ठीक करे या फिर लोग अपने तरीके से ठीक कर देंगे। फिल्म ख़त्म होती है उसी बाप बेटी के सीन पर, जो अब सुकून से बैठे हैं क्योंकि जिन्होंने उनके साथ गलत किया था उनको सज़ा मिल चुकी है। स्क्रीन पर आखिरी बार सैंडर्स की वही लाइन गूंजती है कि वह यह सब इसलिए कर रहा है ताकि एक दिन लोग खुद सही गलत का फ़र्क समझ जाएं और उसे यह सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों, सैंडर्स ने जो कुछ भी किया वह कानून की नज़र में पूरी तरह गलत है, लेकिन दूसरी तरफ यही कदम उन पीड़ितों को वह इंसाफ भी दिला देता है जो उन्हें शायद सालों की अदालती प्रक्रिया के बाद भी कभी नहीं मिल पाता। तो यह सवाल अब हम आप पर छोड़ते हैं, क्या सैंडर्स ने सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।